ट्रम्प ने कह दिया है सब लोगों से कि भाई आप लोग जो है ना अपनी ऑयल का खुद ही बंदोबस्त कर लीजिए और हम तो चले। अब ट्रम्प जो है उनका ख्याल है कि वो 2 से 3 वीक्स में कुछ जीता हो ना जीता हो, कुछ हुआ हो ना हुआ हो, वो वॉर को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। और सबको कह रही है उन्होंने कि जी आप लोग खुद ही अपनी ऑयल का जो है ना या अपने लिए रास्ता खुद ही खुलवाए। तो ये क्या हो रहा है सर? क्या ये हमेशा की तरह अमेरिका जो है वो वॉर शुरू करा के और फिर भागता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए आरजू जी, आई गेस इस तरीके के स्ट्रॉन्ग शब्दावली से हमें बचना चाहिए कि अमेरिका भागता हुआ दिख रहा है या ईरान जो है वो पस्त हो गया है। परेशान तो नजर आ रहा है ना सर? नहीं, परेशान देखिए बिल्कुल वो नजर आ रहे हैं, बिकॉज कि वो अलग थलग पड़ गए हैं, ठीक है ना। एज फार एज नेटो इज कंसर्न, नेटो से उनको जिस तरीके की उम्मीद थी, आशा थी कि नेटो उनके हेल्प में आएगा, यूरोपियन या वेस्टर्न ब्लॉक उनके साथ खड़ा होगा, वो वहां खड़े नहीं। और ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट पे क्या ही वो बात करूं, इतने कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आते हैं। कभी वो बोल रहे हैं हम ब्रूट्स ऑन ग्राउंड भेजेंगे, 2 वीक में सब खत्म हो जाएगा, 3 वीक में हम वापस आ जाएंगे। अब आप इन सब बातों का क्या उत्तर दीजिएगा, बताइए क्या उत्तर है आपके पास? क्योंकि एक बयान दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम अटैक करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमारी बातचीत चल रही है। तो अब होने वाला क्या ये तो कोई भी नहीं जानता। जहां तक उन्होंने अपने एलाइज को ये कहा है कि आप अपना ऑयल खुद से देखिए। आज का स्टेटमेंट है कि हम नेटो से भी अलग हो रहे हैं, ही इज प्लानिंग टू गेट आउट ऑफ द नेटो, आपने सुना ही होगा। तो अब नेटो से तो फिर वो यूएस को अपना ही अगर एक सुपर पावर समझ रहे हैं तो फिर ठीक है, वो कर ले, वो नेटो से भी अलग हो जाए भाई। वो तो जो जो करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के 56 ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वो वापस निकल चुके हैं। आई होप का आपको पता होगा, उसमें क्लाइमेट प्रोग्राम है, ये वो है। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच प्रोग्राम जिससे कि वो निकल चुके हैं। तो बॉटम लाइन ये कि अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय इसके कि आप उनको ये विश करें कि ही गेट टू सम सेंसेस। अगर वो सेंसेस उनके पास नहीं आते हैं तो इसका कोई इलाज नहीं होगा। आप समझ रही हैं? तो लेट्स वेट कि कहां जाता सर है। वहाँ अजीब अजीब किस्म की सारे स्टेटमेंट्स देते हैं, अपनी ही कहीं स्टेटमेंट से पलट जाते हैं, करेक्ट। अपनी ही कई बात से कुछ और कहना शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं हम तो जंग जीत गए, कभी कहते हैं कि कुछ भी हुआ है हम ना जीते ना आ रहे, हम जा रहे हैं। कभी कहते हैं जी हम तो यहाँ पर फौजी लेकर आएंगे और बूट्स ऑन ग्राउंड की बात होने लग जाती है। तो इतने इस तरह की जो स्टेटमेंट्स आती है, पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे, जब स्कूल कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो सुनते थे कि सदर कोई भी हो, कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए अमेरिका का, उनकी पॉलिसीज जो है वो वही रहती हैं। कई बार लोग बात करते थे ना कि अब इलेक्शन के बाद नया प्रेसिडेंट आया है तो अब कुछ और होगा। तो हम अपने बड़ों से तो यही सुनते थे कि वो कहते थे कि नहीं इनकी पॉलिसीज नहीं बदलती। लेकिन अब ट्रम्प के वक्त में तो सर कुछ अजीब ही तरीका नहीं आपको लगता है? कभी क्या और कभी क्या, कुछ समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं कि पॉलिसीज नहीं बदलती, बिल्कुल बदलती थी पॉलिसीज। एक कोर ऑफ द पॉलिसी, मतलब डिपेंड करता है आप किस पॉलिसी की बात कर रही हैं, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, डोमेस्टिक होमलैंड पॉलिसी, मतलब डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई पॉलिसी नहीं चेंज होती थी, बिल्कुल चेंज होती। वियतनाम में जिस तरीके से ये घुसे थे, उसके बाद जब दूसरी गवर्नमेंट आई उन्होंने वियतनाम से निकाला। जिस तरीके से अफगानिस्तान में घुसे थे, दूसरी गवर्नमेंट आई उन्होंने उसको निकाला। हालांकि जब ये चले जाते अंदर तो एक जो डीप स्टेट था उसकी पकड़ चलती थी। अब ये आप कह सकती हैं कि बिकॉज ऑफ दैट नाउ डीप स्टेट की पकड़ जो है वो कमजोर। ये बात मैं मानने को तैयार हूं कि डीप स्टेट जो है इट हैज बिकम वीकर। अब आपको दूसरा प्रश्न ये है कि अगर डीप स्टेट की बात को अगर आप पॉलिसी मानना चाहती हैं तो माने, लेकिन देखिए पॉइंट ये है कि ट्रम्प साहब एक करियर पॉलिटिशियन नहीं। ट्रम्प साहब को ये भी, वो किसी की सलाह भी नहीं लेते। वो इस समय बड़ा अच्छा कहा था, एक अमेरिकन प्रोफेसर साहब है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि वो इस समय जो कैबिनेट चला रहे, उस कैबिनेट का नाम उन्होंने कहा ये गैंगस्टर है। तो ये गैंग है बेसिकली उनके मुताबिक, और ये कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहे। दे आर बिहेविंग लाइक कि वो पूरी दुनिया को गवर्न करते हैं, पूरी दुनिया उनके हिसाब से चलती। तो अब इसका तो मैंने आपसे कहा ना आरजू जी की कोई इलाज है नहीं हम लोग के। वी ऑल कैन जस्ट वेस्ट। और क्योंकि सर कई कंट्रीज ने तो खैर मना भी कर दिया, जैसे यूके ने मना कर दिया कि वो इस वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे, और भी कई कंट्रीज ने कहा है। और कुछ अभी सोच रहे हैं कि क्या करें। लग तो ऐसा रहा है कि ये वॉर स्टार्ट करके अब ट्रम्प जो है बाहर निकलना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि जो बाकी लोग रह गए जिनका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, कोई और नुकसान हो रहा है, वो अब ईरान से लड़ना शुरू कर दें या अपने रास्ते खुद ही खुलवाएं। जी हम तो जा रहे हैं, हम तो ये बंद करवाने आए थे, इन्होंने आगे बंद करवा दिया वो रास्ते जो पहले खुले हुए थे। और
अब ये कह रहे कि जी हम चले और तुसी देखो अपना काम खुद। नहीं, हम चले नहीं हैं, बिकॉज देखिए ये अलग थलग पड़ गए ना। इन्होंने चूंकि ये अपनी करनी से अलग थलग पड़े, एक समय ये ग्रीनलैंड लेने जा रहे थे, फिर कनाडा को कह रहे थे ये 52वां स्टेट है, सबकी फाड़ के रख दी इन्होंने। आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट लिटरली कोई ऐसा नहीं था जो इनसे डरा नहीं। ये याद है ना, कनाडा को लेने, कनाडा को 52nd स्टेट बता दिया था, ग्रीनलैंड को कहा ये हमारा है। उसके बाद इन्होंने वेनेजुला के तेल को अपना बना के बेच दिया है मार्केट में। अब आप बताइए आरजू जी, क्या क्या ऑप्शन है इन सब चीजों का? आप क्या कर बिल्कुल। लीजिएगा इन चीजों को लेकर के? सो बॉटम लाइन आरजू जी ये है कि ये ट्रम्प साहब एसेंट्रिक हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। लेकिन मिडिल ईस्ट वाले में देखिए, मैं ये कहूंगा कि मिडिल ईस्ट में आप अरबिक कंट्रीज के रोल को नहीं राइट ऑफ कर सकती है। उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस बात पे ट्रम्प साहब को कन्विंस करने में कि ईरान के ऊपर वॉर करो। वो ये भी कन्विंस कर रहे हैं कि आप अभी मत निकलिए, अपना काम पूरा करके निकलिए। मिडिल ईस्ट इज ऑल्सो गिविंग मिस्टर ट्रम्प जो है ना डोज ऑफ, जिसे कह लीजिए टेस्टोस्टेरोन, कि उनका वो हाई पे रहते हैं वो कि हाँ जी हम जीत जाएंगे, ये वो है। तो अब इसका ऑप्शन जो है वो ट्रम्प साहब क्या निकालते हैं, ये ओनली ट्रम्प साहब विल नो, कोई और इसको जान नहीं सकता। लेट्स सी, वेट एंड वॉच क्या होता है। लेकिन सर गल्फ कंट्रीज को क्या करना चाहिए ऐसे में आपके ख्याल से? अगर अब यूएई के बारे में भी सुना जाता है कि जी ये जो है ये भी इस वॉर के हिस्सा बन सकते हैं, सऊदी अरेबिया भी बीच में आ सकता है। क्या उनको कोई फायदा होगा अगर वो बीच में आ जाते हैं, या उनको अभी साइड पर ही रहना चाहिए और इस चीज को मजीद बढ़ने से रोकना चाहिए? देखिए आरजू जी, दिक्कत ये है ना, मैं आपको अगर दिल से बताऊं, मैं समझ सकता हूं जो भारतीय मुस्लिम्स हैं उनकी सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ है, लेकिन अगर आप एक अरबी है ना, ये आपकी धरती की लड़ाई, तो मैं वहां पे बहुत अरबी इस समय भारतीय जो जो अपनी धरती से प्यार करते हैं वो उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। ईरान उनकी धरती पे एक थ्रेट था। ईरान जो है वो जो सुन्नी समाज था उसके लिए एक थ्रेट था। वो टेक ओवर करना चाहते थे। आइडियोलॉजिकली भी शिया और सुन्नी के बीच में बहुत कॉन्फ्रंटेशन है। पूरा मतलब समझ लीजिए, जो आपको मुझसे ज्यादा पता है, जो जो मेन धुरी है सहाबा को लेकर के, साहब बहुत सी चीजों को लेकर दोनों अलग अलग तरीके से सोच। तो शिया को लेकर के पूरे अरब समाज में कोई बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग नहीं पाई जाती है। बल्कि जब मोहम्मद बिन सलमान साहब आए थे, देयर वाज अ पर्च, उन्होंने बहुत सारे शिया क्लेरिक्स को फांसी की सजा दी थी। ये बात सारी जग जाहिर है। बहुत बड़े एक शिया क्लेरिक हुआ करते थे सऊदी अरेबिया में, उनको जिसे समझिए पब्लिक एग्जीक्यूशन किया गया उनका। तो मैं फिर कह रहा हूं, अरबियों के लिए ये लड़ाई रिलीजन की नहीं है, अरबियों के लिए ये लड़ाई पैट्रियटिज्म की है, नेशनलिज्म की है, अरबिक होने की है। ये शिया वर्सेस सुन्नी नहीं है, अब ये अरबी वर्सेस शिया की लड़ाई। तो वो अपनी अरबिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि यहाँ की जो भी चौधराहट है वो हमारे पास। सीधी सी बात, वो कैसे होगा, उसके लिए क्या करना होगा, वो ये समझते हैं कि जिस तरीके से ईरान अगर वीक होता है, ईरान की अगर यहाँ पे जो बादशाहत है वो कम होती है, तो इस पूरे इलाके पे देखिए आप, हुती किसकी तरफ से लड़ रहा है आज की डेट में? जितना ज्यादा ईरान पे, इजराइल पर अटैक ईरान ने नहीं किया, उससे ज्यादा इजराइल पे अटैक हुती कर रहे हैं। हुती से कौन लड़ रहा? सऊदिया लड़ रहा था। हुती इजराइल से भी लड़ रहा है, हुती से सऊदिया भी लड़ा। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था ना, जो पूरा का पूरा डिस्प्यूट हुआ था कुछ दिन पहले भी, जब ये इजराइल और ईरान की झड़प होने शुरू, उसमें भी हुतीस के साथ सऊदिया लड़ा था। सऊदिया कई बार लड़ चुका है हुतीस को लेकर। तो बॉटम लाइन है कि जो भी उनके एसेट्स है उस रीजन में, उनको वो पसंद नहीं कर। दे लव कि ये अरबिक लैंड हो, अरब्स के कंट्रोल में हो, इसीलिए वो चाहते एक वीकेंड ईरान अगर कमजोर होता है, शिया जो चौधराहट है वो कम होती है, तो मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के जो प्रिंस है वो और ज्यादा अच्छा कंट्रोल अरेबियन पेनिनसुला में रख सकेंगे। बिल्कुल, लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो लोग ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये वॉर रुके। इसीलिए जो इसाक डार साहब हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के और फॉरेन मिनिस्टर, वो चाइना गए थे। चाइना में जाकर उनकी बात हुई है। तो ये कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं चाइना बीच में आए, और क्योंकि एक बड़ी कंट्री, ऑफ कोर्स चाइना की एक पावर है, तो चाइना इस लड़ाई को रोकने में कोई मदद करे। उसमें 4-5 पॉइंट्स जो है वो भी बताए गए, यानी दिए गए, कि जिसके जरिए ये लोग वॉर को रोकने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि चाइना इस वक्त कोई रोल प्ले कर सकता है? देखिए आरजू जी,
रोल तो सब प्ले कर सकते हैं, बट चाइना इसमें कूदना नहीं चाहेगा। उसका कारण ये है कि चाइना अगर ईरान के साथ होता है तो वो टेक्निकली सऊदियों के अगेंस्ट में हो जाता। आप समझ रही हैं मेरी बात? तो ये अगर अमेरिका वर्सेस ईरान की लड़ाई होती तो परहैप्स चाइना आ भी जाता आरजू, बट ये अमेरिका वर्सेस ईरान की लड़ाई नहीं है। ये सब जानते हैं कि इसमें जो भी मिडिल ईस्ट की कंट्रियां हैं, अरबिक कंट्रियां हैं, उनका सॉफ्ट कॉर्नर है ये अमेरिका के साथ। अमेरिका जो भी कर रहा है वो बहुत हद तक सऊदियों के कहने पे, तो वो इस में कुछ नहीं कर सकते चाइनीज आकर के। मतलब आप उनको ले आएंगी, वो ईरान के साथ खड़े हो गए। ईरान के साथ खड़े होने का मतलब है वो वेस्ट एशिया के अगेंस्ट में हो। भाई अभी आप बताइए, सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है स्पॉन्सर्ड बाय बहरीन, जिसमें इंडिया को स्पॉन्सर था, जिसमें उन्होंने ईरान को कंडेम किया वेस्ट एशिया पे अटैक करना। आप बताइए वो कहां जाएंगे? अगर चाइना चाहता, बीइंग अ सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, वो इसको वीटो कर देता, मगर चाइना ने वीटो नहीं किया अर्जुन जी, आप समझिए। तो आप चाइना से बात कर सकते हैं, वो जिसे कह लीजिए बैकडोर डिप्लोमेसी करके कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसे मौके पे चाइना अपना हाथ नहीं जलाना चाहेगा। बैकडोर डिप्लोमेसी जो होनी चाहिए वो कर ही रहे होंगे, ईरान को अश्योरेंस देने की कि आप लड़िए, हम आपको कोई वेपन दे देंगे या और कुछ दे देंगे, लेकिन वो भी कितना दे पाएंगे और कब तक दे पाएंगे ये देखने का विषय होगा। मैंने फिर कहा कि देखिए, पाकिस्तान एक मैसेंजर का रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान इज प्लेइंग अ मैसेंजर, बट पाकिस्तान मीडिएटर नहीं बन सकता। उसकी रीजन ये है कि आप अरबिक समाज में वो अपना जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन नहीं कर पाए। आपको सऊदिया के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इकोनॉमिकली सऊदिया के ऊपर डिपेंडेंट कर। कितना डॉलर आपने ईरान से उधार में ली? आप भले आज ईरान के लिए खड़े हो जाइए, लेकिन आपको जो आपकी जब रिजर्व बैंक में पैसे की कमी होती है, $2 बिलियन 4 बिलियन डॉलर जब आपको दिखाना होता है आईएमएफ को कि हमारे यहाँ पे इतना रिजर्व पड़ा हुआ है, तो वो 2 बिलियन 4 बिलियन डॉलर आपको ईरान देता है। आरजू जी, वो 2 बिलियन 4 बिलियन डॉलर तो सऊदीज देते हैं ना। आज वो आपको निकाल लें तो आप उस हालत में होंगे। और सबको पता है कि इस वॉर को अरबियंस का पूरा सपोर्ट हासिल। दोस्तों, आजकल एक बड़ा बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का युद्ध खत्म होने वाला है या लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में युद्ध खत्म हो गया है या ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? देखिए, अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो अभी भी हमले जारी हैं, मिसाइलें चल रही हैं और मिडिल ईस्ट में तनाव कम नहीं हुआ है। खुद रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और ईरान भी जवाब दे रहा है। इतना ही नहीं, ईरान ने साफ कह दिया कि उसने कोई सीज फायर मांगा ही नहीं। ट्रंप का यह दावा झूठा और बेबुनियाद है। अब सोचो, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान हार मान रहा है और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है हमने कुछ नहीं मांगा। तो सच्चाई क्या है? असल गेम क्या चल रहा है? दोस्तों, ये सीधा सीधा नैरेटिव वॉर है। ट्रंप क्या दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका जीत गया, मिशन पूरा हो गया, अब हम निकल रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका युद्ध खत्म करके बाहर निकल सकता है। लेकिन ध्यान देना, ये एंड ऑफ वॉर नहीं है, ये एग्जिट स्ट्रेटेजी है। एक इंडियन के तौर पर हमें क्या समझना चाहिए? युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, बस अमेरिका बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। ईरान अभी भी झुका नहीं है, वो अभी भी जवाब दे रहा है। तेल का खेल सबसे बड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बड़ा मुद्दा है। इसी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल रही है। इंडिया के लिए क्या मतलब? अब सबसे बड़ा सवाल, भारत के लिए क्या इंपैक्ट है? अगर युद्ध लंबा चलता है, तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। अगर अमेरिका निकल जाता है, रीजन अनस्टेबल रहेगा, लेकिन ऑयल प्राइसेस थोड़े स्टेबलाइज हो सकते हैं। दोस्तों, ट्रंप का बयान बराबर पॉलिटिकल मैसेजिंग, ग्राउंड रियलिटी बराबर वॉर अभी भी जारी है। युद्ध खत्म तब माना जाएगा जब दोनों तरफ सीज फायर ऑफिशियली हो, हमले पूरी तरह बंद हो, डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट हो, और अभी ये तीनों चीजें नहीं हुई हैं। तो अगली बार अगर कोई बोले युद्ध खत्म हो गया, तो आप कहना नहीं भाई, युद्ध नहीं, बयान खत्म हुआ है।